हेलो फ्रेंड, कल हम लोग डीएसपी की पाठशाला का प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम लोग शिवांगन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे। ये शिवांगन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें आज हम लोग सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो झारखंड का जीके और सामान्य अध्ययन है उसे हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जो लोग उसे नहीं देखे वो जाकर उससे प्लेलिस्ट से जरूर देख लें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, घरों में व्यय होने वाली विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। यूनिट की इकाई है, यूनिट किसकी इकाई है? तो शक्ति की, ऊर्जा की, विद्युत धारा के, उसमें मान के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूनिट जो है यहाँ पर ऊर्जा का, जो घर में कितना ऊर्जा खपत होता है उसी को मेजर करता है यूनिट। तो यहाँ पर जो यूनिट हो जाएगा किसका एक यूनिट हो जाएगा, यूनिट जो हो जाएगा ये ऊर्जा का इकाई हो जाएगा। ठीक है, यूनिट को हम किस में मेजर करते हैं? तो किलो वाट आवर, किलो वाट आवर में मेजर करते हैं। 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका सन्निहिता केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास, सन्निहिता केंद्र का इंग्लिश क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वस्तु के बाहर बनता है। फाउंटेन पेन, क्रिकेट की गेंद, रिंग या पुस्तक। तो यहाँ पर जिसका सेंटर ऑफ मास उसके बाहर बनता है, यहाँ पर ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जो रिंग है, रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है उसके बाहर बनता है, वस्तु के बाहर बनता है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। दो द्रवों का एक समांगी मिश्रण है, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है? फिल्ट्रेशन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा, आसवन के द्वारा या संघनन के द्वारा। तो दो द्रवों का जो एक समांगी मिश्रण है उसे हम आसवन यानी डिस्टिलेशन विधि के द्वारा अलग करते हैं। यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें जो शिवांगन पब्लिकेशन में साइंस का और कंप्यूटर का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट के करके बताएं कि आप लोग का इसमें कितना मार्क्स आ रहा है 40 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? एक्सरे, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंग या ध्वनि तरंग। ठीक है, यहाँ पर जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है ये हो जाएगा ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक तरह का कैसा तरंग है? तो ये ध्वनि तरंग एक तरह का यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी तैलीय सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंग 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? ध्रुवन के कारण, अपवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण या व्यतिकरण के कारण। तो किसी तेल के सतह पर जो जब पानी या तेल जो चमकीला नजर आता है वो व्यतिकरण के नजर आता है यहाँ। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, पेयजल का जो यूज है वो पेयजल को शुद्ध करने में पोटेशियम परमैंगनेट का यूज क्यों किया जाता है? तो इससे रोगाणु मर जाते हैं, या अपद्रवों को घोल लेता है, यह अपचालक है, यह एक ऑक्सीकारक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए जो इसका यूज है पेयजल को शुद्धिकरण में किया जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षार धातु में से किसका गलनांक न्यूनतम है? ठीक है, यहाँ पर जो किसका सबसे कम गलनांक है? सोडियम का, पोटेशियम का, रुबेडियम का या सीजियम का। तो यहाँ पर के ऑप्शन के अनुसार जो जिसका सबसे कम गलनांक है सो ये हो जाएगा सीजियम। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप में उपस्थित होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर या सोडियम। तो सभी अम्लों में जो निश्चित रूप से उपस्थित होता है वो हाइड्रोजन होता है। यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित वस्त्रों के देश को उनकी रासायनिक प्रकृति के साथ मिलाइए। ठीक है, इसके रासायनिक प्रकृति के साथ मिलाना। तो रेशम, रेशम ये किस इसका जो रासायनिक प्रकृति क्या है? तो ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, रेशम जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का हो जाएगा। 17 ए का जो हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। टेरीलोन, टेरीलोन क्या है? तो टेरीलोन जो है इसमें जो होगा पॉलिएस्टर होगा। ठीक है, बी का 3 हो गया। नायलॉन, नायलॉन में क्या है? पॉली एमाइड बन जाएगा। और सूती में है जो ये सेलुलोज से बना होता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, रेशम में क्या है? प्रोटीन। टेरीलोन में पॉलिएस्टर, नायलॉन, नायलॉन हो गया पॉलीएमाइड, और जो सूती है उसमें सेलुलोज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की उप इकाइयों को क्या कहते हैं? ठीक है, डीएनए की सब यूनिट को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड,
केंद्रीकृत यानी न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोगोसाइड या पॉलीपेप्टाइड। तो डीएनए के जो सब यूनिट है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर जो है किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो केंद्रक में, हरित लवक में, राइबोसोम में या जीवद्रव कलक में। तो जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है वो है जीवद्रव कला, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। जीवद्रव कला में क्या पाया जाता है? तो ये इसमें जो है फास्फोलिपिड, इसे आप लिख लीजिए, जीवद्रव कला जो है ये फास्फोलिपिड से बना होता है, फास्फो लिपिड। ठीक है, जीवद्रव कलव किससे बना होता है? तो फास्फोलिपिड से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, यहाँ पर जो है कौन सा जो है स्त्री के जनन तंत्र का भाग नहीं है, रिप्रोडक्शन सिस्टम का भाग नहीं है? तो फेलोपियन ट्यूब ये होता है, गर्भाशय ग्रीवा ये भी है, मूत्र मार्ग नहीं, ये जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम का भाग नहीं होता, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और जो आपका वजाइना है ये भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिन में कौन सा एक हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? ठीक है, कौन सा जो विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारी त्वचा के द्वारा होता है? तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो एकमात्र विटामिन जिसका संश्लेषण हमारे त्वचा के थ्रू होता है वो हो जाएगा विटामिन डी, यानी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी से जो है रिकेटस रोग होता है। ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, ये भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीयक प्रतिजन यानी ट्रिपल एंटीजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किसके बचाव के लिए? तो रोहिणी पोलियो चेचक से, पोलियो रोहिणी टिटनेस से, चेचक कुकर खांसी टिटनेस से, रोहिणी कुकर खांसी या टिटनेस से। तो डीपीटी तो ये डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए दिया जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। रोहिणी को हम डिप्थीरिया कहेंगे, कुखार खांसी को आपका पर्ट्यूसिस और टी हो गया टिटनेस। तो इस तरह आप इसके याद रखिए, डीपीटी का टीका जो है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी वेक्टर जनित बीमारी है? ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा जो बीमारी है वेक्टर जनित बीमारी है। निद्रा रोग है, मलेरिया ये भी है, लसिका फाइलेरिया ये भी है, रिफ्ट वैली ज्वर ये भी है, पित्त ज्वर ये भी है, जीका ये भी है। ठीक है, मच्छरों के द्वारा जो या फैलने वाला ये सारी बीमारी है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस बीमारी को आप याद रखिए, इसके उदाहरण को, क्योंकि ये ऑप्शन में भी दे सकता है अलग से। ठीक है, तो वेक्टर जनित बीमारी यहाँ पर कौन कौन है? तो निद्रा रोग हो गया, मलेरिया हो गया, लसिका फलेरिया हो गया, रिफ्ट वैली ज्वर हो गया, पित्त ज्वर हो गया और जीका हो गया। ये सभी कैसे बीमारी हैं? तो वेक्टर जनित बीमारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पादपों के द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं जो जल का जो एक्स्ट्रा जल होता है उसे वायुमंडल में छोड़ देते हैं, वो क्या कौन सा प्रक्रिया कहलाता है? तो संघनन, अवक्षेपण, बहना या वाष्पोत्सर्जन। तो वही जो ये तो आसान है, जब भी पेड़ पौधे एक्स्ट्रा जल को वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो उसे हम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किस यौगिक के कारण होती है? मृत मछली में जो मर जाता है उसके बाद उससे जो दुर्गंध निकलता है वो किस यौगिक के कारण होता है? तो अमीनो यौगिक, एल्डिहाइड यौगिक, सल्फर यौगिक या नाइट्रो यौगिक। तो मृत मछली के मरने से जो निकलने वाला जो दुर्गंध है ये अमीनो यौगिक के कारण होता है, यानी सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा, रडार के द्वारा, सोनार के द्वारा या पल्सर के द्वारा। तो कृत्रिम उपग्रह को हम पृथ्वी से सुस्पष्ट ट्रैक कर सकते हैं डॉपलर इफेक्ट के थ्रू, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेवल एयर स्टेशन गुरूड कहाँ पर स्थित है? नेवल एयर स्टेशन गुरूड कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में, कोचीन में, चेन्नई में या देहरादून में। तो नेवल एयर स्टेशन गुरूड जो है ये कोचीन में स्थित है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। एमएस एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन, स्विच फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन जब आता है तो हम इसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सो यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके बताएं साइंस का आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन को सही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड।
नॉन न्यूमरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है? कर्मचारी का पता यानी एम्प्लॉय एड्रेस, परीक्षा का अंक, बैंक शेष हो गया, बैंक बैलेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो नॉन न्यूमरिक डेटा का जो यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा, ये कर्मचारी का पता यानी एड्रेस। कोई का एड्रेस नॉन न्यूमरिक होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। नॉन न्यूमरिक डेटा कहते हैं किसको है? तो नॉन न्यूमरिक डेटा वैसे डेटा को कहते हैं जो वर्ड के फॉर्म में हो, ठीक है, जो आपका जिसमें नंबर के साथ साथ वर्ड प्लस सिंबल या लेटर यूज होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा नंबर का फॉर्मेट जहाँ पर नंबर वर्ड प्लस सिंबल यूज होता हो तो उसे हम नॉन न्यूमेरिक डेटा कहेंगे, ठीक है। जैसे आप कोई का भी एड्रेस होता है तो उसमें पता के साथ होता है कुछ उसका, जैसे झारखंड, झारखंड में कोई एड्रेस मान लीजिए रांची, रांची सेक्टर 5 इस तरह से है, सेक्टर 5। तो यहाँ पर क्या आपका ये एक वर्ड वर्ड भी आ रहा है, उसके बाद इसके बाद ये लेटर वाला भी आ रहा है। तो इस तरह का डेटा जो होगा उसे हम नॉन न्यूमेरिक डेटा कहेंगे। होप ये समझ गए। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, यहाँ पर हार्डवेयर का उदाहरण कौन सा नहीं, तो प्रोसेसर चिप ये होता है हार्डवेयर, प्रिंटर ये भी है, माउस ये भी है, जावा, जावा एक तरह का लैंग्वेज है। सो यहाँ पर जो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश के द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा, मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर जो भी हम एनालॉग सिग्नल कंप्यूटर को देते हैं तो सीपीयू से पहले क्या करता है, कंप्यूटर को जो अंडर स्टेबल फॉर्मेट है उसमें चेंज करता है। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी की आवृत्ति डैश में मापी जाती है, मिनट में, एमआईपीएस में, मेगाहर्ट्ज में, या नैनो सेकेंड में। तो एक माइक्रो प्रोसेसर की जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है वो मेगाहर्ट्ज में मेजर की जाती है, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर जो एमआईपीएस है इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। कंप्यूटर चिप चिप का दूसरा नाम है माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू, या माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर चिप का जो दूसरा नाम है वो हो जाएगा माइक्रो चिप, यानी जो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, तो माइक्रो चिप। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मोरकोनी, एल एम ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, या इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है एल एन ट्यूरिंग ने किया था, ठीक है, एल एन ट्यूरिंग ने। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो एलन ट्यूरिंग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? कंप्यूटर के किस पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का यूज होना स्टार्ट हो गया था? तो पहली में, दूसरी में, तीसरी में, या चौथी में? तो कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है वहाँ से जो है ट्रांजिस्टर का यूज होना स्टार्ट हो गया था। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन का कौन सा एक टाइप नहीं है? तो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, या हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो प्रकार नहीं हो जाएगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर नाम का कोई चीज़ नहीं होता, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है इलेक्ट्रिकल नाम का कोई चीज़ नहीं होता। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंक और प्रतीकों को डैश कहते हैं, ठीक है। कीबोर्ड पर जो अक्षर हो गया, लेटर हो गया, नंबर हो गया, या जो सिंबल है उसको क्या कहा जाता है? तो आइकन, स्क्रीन, कुंजियां, या मेनू। तो कीबोर्ड पर जो ये सारी पाई जाती है इसे की कहा जाता है, ठीक है। कीबोर्ड पर जो भी लेटर लेटर हो गया, लेटर हो गया, नंबर हो गया, या सिंबल है उसे की कहा जाता है, यानी कुंजियां कहा जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है? ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अधिक जो आजकल यूज होता है आप सभी को पता होना चाहिए, माउस है। ये काफ़ी यूज होता है जनरल लाइफ में। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो इनपुट डिवाइस हो गया माउस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें रखा जाता है मेन मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी में, डिस्क मेमोरी में, या प्रोग्राम मेमोरी में? जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा का यूज कर रहा होता है तो इन्हें कहाँ पर रखा जाता है? तो यहाँ पर इसे मेन मेमोरी में रखा जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण इसमें कौन सा नहीं है? तो
रैम, डीवीडी, फ्लॉपी या मैग्नेटिक टेप। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी मेमोरी का जो उदाहरण रैम तो आपका प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? इनमें से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो या HCL टेक। तो ये तो आजकल सभी को पता है कि भारत की अभी जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है ये है टीसीएस। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। MS पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर डैश मिला है, ठीक है। एमएस पेंट में मेनू में टेक्स्ट टूल विकल्प को उस अक्षर डैश मिला है। तो BCBTC या ए। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ए से हम जो वर्ड है उसको चेंज करते हैं, उसके फॉर्मेट को चेंज करते हैं। तो MS पेंट में जो वर्ड का जो टूल है वो ए के द्वारा किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है नेटवर्क, मेमोरी, वेब ब्राउज़र या प्रोग्राम। तो सूचनाओं का वह समूह जो कंप्यूटर को निर्देश करता है वो प्रोग्राम कहलाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? जावा, लोगो, पायलट या बेसिक। तो किसी कंप्यूटर में बच्चों के द्वारा जो यूज किया जाता है वो लोगो प्रोग्रामिंग किया जाता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से क्या ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल नहीं है? तो POP, FTP, IMAP या SMTP। तो ये ईमेल संबंधित तो प्रोटोकॉल नहीं है, वो हो जाएगा FTP। तो FTP क्या है? ये हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। बाकी जो है ईमेल से रिलेटेड है। POP हो गया, IMAP हो गया, SMTP हो गया। साइबर क्राइम क्या है? हैकिंग, स्टैकिंग, सर्विस आघात की मानहानि या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर जो साइबर क्राइम के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, हैकिंग भी आ जाएंगे, स्टेकिंग भी आ जाएंगे और सर्विस आघात की मनाही ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो साइबर क्राइम ये सभी हो जाएगा। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में डैश टच शामिल है, ठीक है। विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में कितने कितने टैब शामिल हैं? तो 2, 4, 3 या 1। तो यहाँ पर जो विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर में जो टोटल जो टैब शामिल हैं वो एक हो जाएगा। सो नहीं, एक नहीं, यहाँ पर टोटल हाँ एक ही होगा, ठीक है। यहाँ पर जो कितने टैब शामिल हैं? तो एक टैब शामिल है। स्क्रीन सेवर सेटिंग में कितने टैब हैं? तो एक टैब शामिल है। किसी बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है, ठीक है। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो एंड में, स्टार्ट में, टर्न ऑफ में या री स्टार्ट में। तो हेल्प मेन्यू जो है ये स्टार्ट में उपलब्ध होता है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह हम लोग आज शिवांगन का जो है पहला सेट को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।